डियर स्टूडेंट्स, एल्केन का हमारा ये जो चैप्टर चल रहा था, इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन्स के अंतर्गत फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की मैकेनिज़्म जो हेलोजिनेशन की थी, उसको हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया था। उसके अंतर्गत हमने मेथेन के क्लोरीनीकरण की जो अपक्रिया थी, उसके फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म में किस तरह से तीनों पद संपन्न होते हैं, जो क्रमशः श्रृंखला आरंभ का पद, श्रृंखला संचरण पद और श्रृंखला समाप्ति का पद होता है, तथा उन सभी पदों में क्या एनर्जी पैरामीटर्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, अर्थात ऊर्जा के क्या मापदंड इन्वॉल्व होते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी इत्यादि के संदर्भ में हमने क्लोरीनीकरण की अपक्रिया को विस्तार से वहाँ पर देखा था। अब आगे जो इसकी अपक्रियाएं आती हैं एल्केन्स की, उसमें आज हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाइट्रीकरण अपक्रिया है, सल्फोनीकरण अपक्रिया है, क्लोरोनोसल्फोनीकरण अपक्रिया है और दहन अपक्रियाएं इत्यादि हैं। यहाँ पर ये बात ध्यान में देने की है, शुरू में भी मैंने बताया था कि एल्केन्स की जो अपक्रियाएं हैं वो प्रतिस्थापन अपक्रियाएं हैं और विशिष्ट रूप से जिन्हें हम मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अपक्रियाएं कहते हैं, अर्थात फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं। तो ये जो अपक्रियाएं हैं, चाहे हम नाइट्रीकरण की अपक्रिया को देखें या सल्फोनीकरण की अपक्रिया को देखें या क्लोरोसल्फोनीकरण अपक्रिया देखें, ये सभी अपक्रियाएं वाष्प अवस्था में तथा उच्च ताप पर है वो संपन्न होती हैं, तथा इन अपक्रियाओं के अंतर्गत ही फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का प्रोसेस या मुक्त मूलक प्रतिस्थापन का प्रक्रम होता है। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें नाइट्रीकरण अपक्रिया। नाइट्रीकरण की ये जो अपक्रिया है ये उच्च ताप पर संपन्न होती है और इसमें नाइट्रो एल्केन्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि नाम के बारे में बताया गया था कि अगर हम क्लोरीनीकरण अपक्रिया या हेलोजनीकरण अपक्रिया की बात कर रहे हैं, अर्थात हाइड्रोजन परमाणु का जो प्रतिस्थापन है वो हेलोजेंस के द्वारा संपन्न होगा। अगर हम नाइट्रीकरण की अपक्रिया की बात कर रहे हैं तो एल्केन के हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन है वो नाइट्रो समूह के द्वारा होगा। और इसी प्रकार से अन्य कोई अपक्रिया है, क्लोरोसल्फोनीकरण कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है हाइड्रोजन परमाणु का जो प्रतिस्थापन है वो SO2Cl या सल्फोनिल क्लोराइड समूह के द्वारा होगा। तो ये इस प्रकार से अपक्रियाओं का नामकरण है वो किया जाता है, जिसके द्वारा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो रहा है उसी के द्वारा हम उसका नाम है वो रखते हैं जो है, और क्रमशः इसी प्रकार से नामकरण की प्रक्रिया है वो की जाती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे नाइट्रीकरण की अपक्रिया है, तो नाइट्रीकरण की अपक्रिया में जो इम्पोर्टेंट बातें ध्यान में देने की हैं वो ये है कि लोअर एल्केन्स का नाइट्रीकरण पहले उच्च ताप पर भी संभव नहीं हो पाता था, लेकिन फिर वाष्प अवस्था में HNO3 सांद्र HNO3 को लेने पर 400 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग है वो नाइट्रीकरण निम्नतर एल्केनों का भी संभव हो पाया। जैसे एथेन का नाइट्रीकरण है वो वाष्प अवस्था में सांद्र HNO3 द्वारा 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर करने पर है वो नाइट्रो एथेन का है, ये फॉर्मेशन होता है, नाइट्रो एथेन हमारे लिए प्राप्त होती है। और ये जो है गर्म करने पर हेक्सेन हम लोग लेते हैं, जैसे N हेक्सेन हमने लिया तो नाइट्रो हेक्सेन है वो हमारे लिए प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर हम ये जो ले रहे हैं C6H14 है, ये N हेक्सेन है या नॉर्मल हेक्सेन है, ये HNO3 के द्वारा नाइट्रीकरण करने पर नाइट्रो हेक्सेन देता है। ये हीटिंग करने पर प्रोसेस हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, उच्चतर एल्केन्स का नाइट्रीकरण है वो सांद्र HNO3 द्वारा है गर्म करने पर हो जाता है, जबकि लोअर एल्केन्स जैसे एथेन हम लेते हैं तो जस्ट गर्म करने पर नहीं होगा। एथेन तो गैस है ही और HNO3 है उसको भी हमें वाष्प अवस्था में लेना पड़ेगा। 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट अप करने पर है वो नाइट्रो एथेन का फॉर्मेशन होता है। इससे भी हायर टेम्परेचर पर अगर हम एल्केन्स का नाइट्रीकरण कराते हैं और उनमें मॉलिक्यूल के ब्रेक होने के चांस हैं, जैसे अगर हमने प्रोपेन लिया है तो प्रोपेन के नाइट्रीकरण पर HNO3 के द्वारा है इसका जो है मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो भी ब्रेक हो जाते हैं और इसके द्वारा है हमारे लिए
डिफरेंट मिक्सचर हैं वो हमारे लिए प्राप्त होता है। जैसे प्रोपेन के नाइट्रीकरण पर है, वाष्प अवस्था में 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर है नाइट्रोएथेन, 2 नाइट्रोप्रोपेन, फिर इसके बाद में नाइट्रोप्रोपेन और लास्ट में है नाइट्रो मेथेन है, वो हमें प्राप्त होती है। इस प्रकार से प्रोपेन के नाइट्रीकरण पर है ये 4 उत्पाद हमारे लिए प्राप्त होते हैं। नाइट्रोएथेन प्राप्त हो जाएगा, 2 नाइट्रोप्रोपेन प्राप्त होगा, 1 नाइट्रोप्रोपेन एंड नाइट्रोमेथेन है, ये प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो भी ब्रेक हो जाते हैं और मॉलिक्यूल की ब्रेकिंग के साथ में जो है हायर टेम्परेचर पर 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर विभिन्न नाइट्रो उत्पाद हैं वो हमारे लिए प्राप्त होते हैं। अब इसमें हम देखें, जैसे नाइट्रो एथेन प्राप्त हो रहा है तो नाइट्रो एथेन के साथ में कम्बिनेशन में है वो नाइट्रो मैथेन प्राप्त होगा, अर्थात जो है कार्बन एटम नंबर 1 एंड 2 के बीच का ब्रेकिंग हो जाएगी और ये 2 प्रोडक्ट प्राप्त होंगे। अगर मॉलिक्यूल की ब्रेकिंग नहीं हो रही है तो हमारे लिए 2 प्रोडक्ट प्राप्त होंगे, इसमें 2 नाइट्रोप्रोपेन होगा एंड 1 नाइट्रोप्रोपेन होगा। 2 नाइट्रोप्रोपेन एंड 1 नाइट्रोप्रोपेन, ये यहाँ पर कार्बन कार्बन का कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है, जबकि नाइट्रोमेथेन और नाइट्रोएथेन में है ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है। हैलोजनीकरण की भांति नाइट्रीकरण भी, जैसे मैंने बताया है, ये भी मुक्त मूलक अपक्रिया है। हमने देखा था कि मुक्त मूलक की जो भी अपक्रियाएं होती हैं वो वाष्प अवस्था में अति उच्च ताप पर या फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की उपस्थिति में होती हैं। तो हैलोजनीकरण की जो अपक्रियाएं थी वो कैसे हो रही थी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की उपस्थिति में हो रही थी, और यहाँ पर है हाई टेम्परेचर पर हीट करने पर नाइट्रीकरण की अपक्रिया हो रही है। इस प्रकार से ये अपक्रिया। फिर है सल्फोनीकरण अपक्रिया। सल्फोनिक SO3H समूह द्वारा हाइड्रोजन का विस्थापन है वो सल्फोनीकरण कहलाता है। उच्चतर एल्केन सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा उच्च ताप पर क्रिया कर एल्केन सल्फोनिक अम्ल बनाते हैं। तो जो है ये SO3H समूह द्वारा विस्थापन है वो सल्फोनीकरण अपक्रिया कहलाता है, और जो हायर एल्केन्स हैं वो सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा है। सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल हम लोग जानते हैं कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से भी अधिक जो है कंसनट्रेटेड एंड रिएक्टिव होता है जो है सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल में वास्तव में H2SO4 प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड की जो है वेपर्स हैं वो इसके साथ में रहती हैं। इसीलिए इसका जो फार्मूला है सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल का वो H2S2O7 हो जाता है। H2S2O7, इसी को ओलियम भी कहते हैं। ये जो है सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल है। सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में है वो हेक्सेन का, अगर हमने सल्फोनीकरण किया है तो हेक्सेन सल्फोनिक अम्ल है वो प्राप्त हो जाता है। अब इसमें मैंने बताया है सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल में H2SO4 के साथ में सल्फर ट्राइऑक्साइड की वेपर्स भी हैं, और ये जो है इसमें क्रियाकारी H2SO4 है, तो यहाँ पर है हेक्सेन सल्फोनिक अम्ल है और जल का इसमें निष्कासन हो गया। इस प्रकार से हेक्सेन निम्नतर एल्केन्स का सल्फोनीकरण नहीं होता है। यह अपक्रिया भी मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। तो जैसे हमने बताया था नाइट्रीकरण अपक्रिया में है लोअर जो है एल्केन्स का नाइट्रीकरण नहीं होता है, उसी प्रकार से लोअर एल्केन्स का है सल्फोनीकरण अपक्रिया भी संपन्न नहीं होती है। नेक्स्ट अपक्रिया है क्लोरोसल्फोनेशन रिएक्शन है। क्लोरोसल्फोनीकरण अपक्रिया है। प्रकाश व पिरिडीन की उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्केन सल्फोनिक अम्ल है जो है एल्केन क्लोरोसल्फोनिक अम्ल उपस्थिति में एल्केन क्लोरोसल्फोनिक अम्ल से क्रिया करते हैं। क्लोरोसल्फोनिक अम्ल क्या होता है, ये है HSO3Cl है, HSO3Cl है। क्लोरोसल्फोनिक अम्ल इसको कहते हैं। इसको और हम अच्छी तरह से व्यक्त कर सकते हैं, OHSO2Cl है, और ये एल्केन का क्लोरोसल्फोनीकरण होकर के हाइड्रोजन यहाँ से विस्थापित हो जाता है, जल का निष्कासन हो गया और एल्केन सल्फोनिल क्लोराइड का इसमें फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार से प्रकाश, अब ये देखिए अपक्रिया कैसे हो रही है। प्रकाश व पिरिडीन की उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्केन सल्फोनिक अम्ल से क्लोरोसल्फोनिक अम्ल से क्रिया करते हैं, जिससे एल्केन का हाइड्रोजन परमाणु क्लोरोसल्फोनिक अम्ल द्वारा विस्थापित हो जाता है, और ये अपक्रिया भी मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। तो ये रिएक्शन भी है। देखिए मैंने बताया है मुक्त मूलक क्रियाविधि के 2 जो है मापदंड हैं
कि उसमें या तो यूवी होगा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होंगे, या फिर हायर टेम्परेचर होगा, एक बात। दूसरी बात है कि ये वाष्प अवस्था में संपन्न होती है। तो एल्केन है, ये वाष्प अवस्था में हमने लिया है इसको, और जो है यहाँ पर है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डाल रहे हैं, पिरिडीन है, इसकी उपस्थिति में यह क्रिया संपन्न होती है और एल्केन सल्फोनिल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। उक्त समस्त अपक्रियाओं में ये भी बताया जा चुका है कि एल्केनों की जितनी भी प्रतिस्थापन अपक्रियाएं हैं उनमें जो हाइड्रोजन परमाणुओं के प्रतिस्थापन का क्रम होता है वो 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री करके होता है। जो टर्सरी हाइड्रोजन है उसका विस्थापन है वो आसानी से हो जाता है, फिर सेकेंडरी हाइड्रोजन का, और फिर प्राइमरी हाइड्रोजन का होता है। इस प्रकार से यहाँ पर जो विस्थापन का क्रम है वो इस प्रकार से चलता है। नेक्स्ट जो अपक्रिया है वो है दहन अपक्रिया। दहन अपक्रिया एल्केन्स की वो अपक्रियाएं हैं जिसके द्वारा उच्च मात्रा में ऊर्जा हमारे लिए प्राप्त होती है। मैंने शुरू में बताया था कि एल्केन्स हैं वो हमारे लिए ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत हैं। चाहे हम एल्केन्स को डीजल, पेट्रोल, केरोसिन के रूप में ऊर्जा के स्रोत के रूप में काम में ले रहे हैं, या फिर एलपीजी के रूप में, कुकिंग गैस के रूप में काम में ले रहे हैं, तो इन सभी अपक्रियाओं में वायु की उपस्थिति में एल्केन्स का दहन होता है। जैसे कि हम रोज़ अनुभव करते हैं, एलपीजी जो हमारे लिए घर पर कुकिंग गैस है वो वायु की उपस्थिति में जलती है, और प्रचुर वायु की उपस्थिति में इसके जलने पर है अति मात्रा में ऊर्जा हमारे लिए प्राप्त होती है, जो हमारे भोजन के कुकिंग में या खाने के बनाने में काम में आती है। तो यहाँ पर ये जो है हमने जैसे पेंटेन का दिखाया है, क्योंकि जो एलपीजी है वो हमारे लोअर हाइड्रोकार्बन्स का मिश्रण होता है, तो हमने C5H12 से इस अपक्रिया को हम दिखा रहे हैं, और ज्वाला की उपस्थिति में 8 ऑक्सीजन के द्वारा है इसका दहन हो रहा है, और 5 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 H2O प्राप्त हो रहे हैं। इस अपक्रिया में C5H12 के दहन पर है ये जो है 845 किलो कैलोरी पर मोल ऊष्मा है ये मुक्त हो रही है, और इसकी जो रिप्रेजेंटेटिव रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन CnH2n+2, CnH2n+2 एल्केन्स का जनरल फार्मूला है। 3n+1 O2 के द्वारा इसका कंबशन होकर के n नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और n+1 वाटर का इसमें फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार से एल्केन्स के दहन की ये रिप्रेजेंटेटिव रिएक्शन है। CnH2n+2 + 3n+1 O2 = NCO2 + n+1 H2O है, ये हमें प्राप्त होती है। तो ये अपक्रिया है, ये पूर्ण दहन की अपक्रिया है, जिसमें हालांकि इसमें इस अपक्रिया को भी हम जो है ऑक्सीडेशन की रिएक्शन में हम देखते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन से जब भी संयोग हो रहा है तो वो ऑक्सीकरण की अपक्रिया है, और इसमें जो है प्रचुर मात्रा में वायु की उपस्थिति में या ऑक्सीजन के द्वारा है, पूर्ण दहन के द्वारा है, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और उच्च मात्रा में ऊष्मा है ये प्राप्त होती है। तो ये इस प्रकार से दहन की अपक्रिया है। दहन की जो रिएक्शन है इस पर आधारित बहुत से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, और इन क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। दहन अपक्रिया पर आधारित जो है गणितीय प्रश्न है, उसके अंतर्गत हम लोग इसको स्टडी करते हैं कि किस प्रकार से जो है हम लोग अगर इस तरह की न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम उनको कर सकते हैं। जैसे पहला यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिया है, सामान्य ताप एवं दाब पर 22.4 लीटर एथेन के पूर्ण दहन के लिए। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ये पूछा गया है कि सामान्य ताप एवं दाब अर्थात एनटीपी पर 22.4 लीटर एथेन के पूर्ण दहन के लिए कितने लीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। तो एनटीपी पर किसी भी गैस का 1 मोल का जो आयतन है वो 22.4 लीटर होता है। 22.4 लीटर होता है इसका आयतन, और एथेन हमने लिया है, और इसकी जो है ऑक्सीजन के साथ में हमने अपक्रिया कराई, तो एथेन से 2CO2 एंड 3H2O का फॉर्मेशन हो गया। 1 मोल एथेन के पूर्ण दहन के लिए ऑक्सीजन बराबर 3.5 मोल है, वो हमें लग रही है यहाँ पर 7/2 C6C2H6 7/2 O2 से 2CO2 + 3H2O। 1 मोल एथेन के पूर्ण दहन के लिए 1 मोल यहाँ पर लिया है C2H6, तो इसके लिए कितना ऑक्सीजन लग रही है 7/2 अर्थात 3.5 मोल, 3.5 मोल ऑक्सीजन लग रही है। तो एनटीपी पर 1 मोल एथेन का जो आयतन है वो कितना है 22.4 लीटर, अर्थात यहाँ पर हमारे लिए प्रश्न में दिया गया है कि 22.4 लीटर एथेन के लिए कितने
मोल ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी या कितने लीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि 22.4 लीटर मैंने बताया है 1 मोल का आयतन होता है। अर्थात ये प्रश्न में ये कह रहा है कि 1 मोल एथेन के पूर्ण दहन के लिए कितने जो है लीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। तो 1 मोल एथेन का मतलब 22.4 लीटर एथेन। 1 मोल एथेन के लिए कितनी आवश्यकता हो रही है? 3.5 मोल। 1 मोल एथेन का एनटीपी पर आयतन 22, हर एक गैस का एनटीपी पर आयतन 1 मोल का 22.4 लीटर होता है। अर्थात 22.4 लीटर एथेन के लिए ऑक्सीजन बराबर 3.5 मोल लगेगी। 3.5 मोल ऑक्सीजन का अगर हम आयतन एनटीपी पर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 22.4 इंटू 3.5 अर्थात 78.4 लीटर इसका आयतन आ जाए। अर्थात 1 मोल जो है एथेन के पूर्ण दहन के लिए 78.4 लीटर ऑक्सीजन की हमें एनटीपी पर आवश्यकता होगी। इस प्रकार से ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।